और बड़ी खबर बुडापेस्ट से भारतीयों को लेकर दिल्ली एक विमान पहुंच चुका है। चलिए, जो बच्चे आए हैं उनको भी आप सुन रहे हैं, उनके चेहरे पर एक सुकून दिख रहा है और कह रहे हैं कि जो हमारे राजनयिक हैं वहां पर वो पूरी तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। जो लोग यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पार कराने में हो चाहे किसी भी तरह की जो मदद है वहां पर की जा रही है। और लगातार भारत सरकार की ये कोशिश भी है कि वहां से जो भारतीय हैं उनको निकाला जाए। 20,000 भारतीय रजिस्टर्ड हैं वहां पे, और जिसमें से करीब 4,500 भारतीयों को अभी तक हम लोग सुरक्षित वापस ले आए हैं। आज भी एक फ्लाइट आई है, 240 से भारतीय उसमें सवार होकर वतन आ चुके हैं और उनके चेहरे पर वो खुशी देखी जा रही है। तो चलिए, लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, 5वें चरण का रण और वोटिंग प्रतिशत की बात अब कर लेते हैं कि किस विधानसभा सीट पर कितनी वोटिंग हुई और कितना इस बार उत्साह दिखाई दे रहा है वोटरों में। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गोंडा में सुबह 9 बजे तक 8% मतदान हुआ और अब आगे भी दिखाते हैं आपको कहां पर कितनी वोटिंग। बाराबंकी में सुबह 9 बजे तक 6.11% वोटिंग। श्रावस्ती में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ और ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। चित्रकूट में सुबह 9 बजे तक 9% मतदान। गोंडा में सुबह 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है। ये आंकड़े कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले चरण में तो सन 2017 की अपेक्षा मतदान कम हुआ, कम लोग हिस्सा लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में। लेकिन न्यूज इंडिया लगातार ये अपील करता है कि घरों से आप निकलिए, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है जो आपके प्रदेश की, आपके शहर की दिशा और दशा तय करेगा। सागर आएंगे आपके पास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान कर दिया है और मतदान करते हुए उनके चेहरे पे देखिए बड़ी मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट कई बार उनके आत्मविश्वास को दर्शाती है कि किस तरीके से वो बड़े आश्वस्त हैं। सिराथू से सागर मतदान वो करके निकले हैं और मैदान में हैं, और जैसा कि रागनी भी वहाँ पे है, लगातार बता भी रहे हैं कि बेटा और बहू के बीच लड़ाई चल रही है। और केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि भाई ये चुनाव जो है सिराथू की जनता लड़ रही है। सिराथू की जनता ये करेगी कि भाई आप बाकी 74 जगहों पर चुनाव प्रचार करिए, यहाँ के लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरा दांव खेला गया है उनको घेरने के लिए। और पहली बार डिंपल यादव और जया बच्चन जो वहाँ की राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी से, वो भी वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा कि भाई ये 3 बहुएं यहाँ पे आई हैं और यहाँ पर बहू को जिताना है और जो तथाकथित बेटा है उसको हराना है। तो ये भी समीकरण है सिराथू का। रमनीश जी, आपके पास भी आएंगे। देखिए, सिराथू का जो जंग हम आप चर्चा कर भी रहे हैं, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए पूरी रणनीति बनाई गई है। हालांकि इसमें एक चीज समझिए आप, जब अपना दल के साथ इनका गठबंधन हुआ था तो कुछ बात बन नहीं पाई थी। फिर इनको सपा की टिकट पर जो पटेल साहब हैं जो उनको जो है सपा के टिकट से मैदान में उतारा गया है। और मैं लोगों से अपील करता हूं, घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज का सबसे पूर्ण दिन है, 5वें चरण। अभी 2 चरण जो और बाकी, भी हम अपील कर, आज के जो 27 तारीख 5वें चरण के मतदान की दृष्टि से आज 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैं शहर उत्तरी विधानसभा मतदाता सूची में है और यह ज्वाला देवी विद्या मंदिर में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो भी निकले घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा साफ हो रही है। देखिए, मैं अगर कहूं, अब चूंकि पोलिंग स्टेशन पे हूं, उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर सरकार बना रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी से आप सबके माध्यम से मेरा सवाल है, और आप भी एक सवाल पूछ दीजिएगा कभी अगर इस तरह का बयान दे कि 2014 में उन्होंने कितना दावा किया था, 2017 में कितना दावा किया था, बुआ भतीजे मिलकर के चुनाव लड़े तब कितना दावा किया था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, उनके दावों पर आप मुझसे सवाल करते हो। 12 सीट है प्रयागराज में और सबसे ज्यादा जहां से अगर कहा जाए कि प्रयागराज में जो सबसे ज्यादा सीटें पाता हम पूरा प्रदेश जीत रहे हैं, प्रयागराज भी जीत रहे हैं।
कौशाम्बी भी जीत रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या। कैसी चल रही है केशव? मुझे लड़ाई वहाँ लगती नहीं, कहीं लड़ाई नहीं लगती है, सब बिना लड़ाई के ही हम लोग जीत रहे हैं। 12 में से इस बार कितनी सीटें बेटे को प्रयागराज? जनता वहाँ पर पसंद कर रही है। 12 में से कितनी सीटें इस बार है प्रयागराज? 12 में से 12 जीत रहे हैं, हम 13 नहीं जीत रहे हैं। हम 13 का दावा नहीं कर रहे हैं, अखिलेश जी 400 का दावा कर रहे हैं और 40 उनकी बच जाए, चूहिया निकल आवे पहाड़ खोदने से, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? फोटो खिंचाने वाले लोग हैं उनके साथ। आपको लगता है जो जातीय समीकरण सपा जो है वो अलग अलग जातियों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2014 में बनी है या चुनाव हुआ है, तब से जातिवाद की दीवार को मेरे यूपी के लोगों ने बहुत साहस के साथ ढहा दिया। और लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है 5 साल में प्रदेश की ओर से और लगभग 8 साल में केंद्र की ओर से, डबल इंजन के माध्यम से। मुद्दा कितना बड़ा है इस बार? निश्चित तौर से महिलाओं का मुद्दा भी सदा सर्वदा, महिलाओं की शिक्षा की दृष्टि से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दृष्टि से, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से, उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से कोई कमी न छोड़े हैं न छोड़ेंगे। आपको नहीं लगता बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में उठा है? नहीं, वो नुकसान पहुंचा सकता है? बेरोजगारी जो मुद्दा है उसका समाधान कोरोना के इतने भयानक संकट के बावजूद भी हम लोगों ने करने का पूरा प्रयास किया है और लोग संतुष्ट हैं कि जितना अच्छा हो सकता है पूरी दुनिया से अच्छा अगर किसी ने किया है तो हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान में जिसने सबसे अच्छा किया है उत्तर प्रदेश ने। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूं, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और लोग भी अपने घरों से निकले अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कम मतदान होता रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप अभी वोट नहीं डाले होंगे, अभी आप खबर कर रहे होंगे, इसलिए भी थोड़ा कम होगा। तो सब लोग निकले, अभी समय है पूरा दिन भर का। और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का बस्ती में जनसभा है और मैं वहां सभा के लिए भी रवाना हो रहा हूं। तो आप सबका दर्शन हुआ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान कर दिया। सागर, इन्होंने प्रयागराज के उत्तरी शहर सीट से मतदान किया है, वहां पर पहुंचे थे ज्वाला देवी पोलिंग बूथ पर, वहां पर मतदान किया और दावा किया कि भाई जो प्रयागराज की 12 सीट है, 12 में से 12 पर वो जीत दर्ज करेंगे, जबकि पिछली बार 9 सीट यहां पर मिली थी उनको। संगम का इलाका है। रमनीश वस्त जी, लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और सागर आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। सागर, एक बार आंकड़े बता दीजिए, फिर रमनीश जी के पास हम चलेंगे जो परसेंटेज का। तो चलिए 9 बजे तक अगर हम वोटिंग की बात करें तो बाराबंकी में 6.20, गोंडा में 8.29% वोटिंग। 11 बजे तक के आंकड़े भी अब से कुछ ही देर में आएंगे, तब फिर आकलन किया जाएगा कि आखिर कितना प्रतिशत मतदान आगे बढ़ रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी के विधानसभा सीट से, जहां पर है इस वक्त सिरादू से केशव प्रसाद मौर्य। और ऐसे में ये सीट बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि एक तरफ है पल्लवी पटेल तो एक तरफ है केशव प्रसाद मौर्य। रमनीश जी, पता है बीजेपी के नेता लोग कैसे वोट मांग रहे हैं इस बार पल्लवी पटेल के सामने? वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय के भविष्य के मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि सिरादू की जनता क्या इस बेसिस पर उन्हें चुन ले, वो ये चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पल्लवी पटेल है सामने तो चुनौती कम नहीं है। रमनीश जी, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री किसको वो बनाते हैं, लेकिन अभी जहां तक चुनाव चल रहा है और मतदान अभी का कार्य चल रहा है, तो आप इसमें सबसे बड़ी चीज जो मुद्दा है, विशेष मुद्दा है, वो रहेगा शीर्ष नेतृत्व का, कि नेतृत्व किस तरह का यूपी की का जो जनपद है। लेकिन एक चीज है रमनीश जी, इसमें करेक्ट किया गया है कि योगी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये चीज क्लियर हो गई। हालांकि इसको लेकर एक बड़ी जंग हुई थी 3 महीना पहले, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि योगी ही चेहरा है। जी देखिए, यही तो है सबसे बड़ी बात है, नेतृत्व आप किसे प्रदान करते हैं, योगी को या भोगी को। योगी जो जागता है और भोगी जो सोता है। कोरोना काल में हम सब ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल जा करके कम से कम जितने भी कोरोना पीड़ित जो जनता थी उसको वो देखरेख कर रहे थे। एक वहीं सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी, वो विक्रमादित्य मार्ग में से आगे वो निकले ही नहीं। आपने देखा उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी निकले, कांग्रेस को भी आपने यही हाल देखा। फिर बात एक दूसरा मुद्दा आता है कि आज आप रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई देख रहे हैं वहां पे भी नेतृत्व है, तो किस तरह का यूपी की जनपद है, यूपी की जो जनता है वो किस तरह का नेतृत्व देना चाहेगी। एक ऐसा नेतृत्व जिसने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, उसने विकास भी किया, उसके बाद महिला एक बहुत बड़ी सुरक्षा, जो महिलाएं हमेशा अपने आप को पीड़ित मानती थी यूपी में, और सुरक्षा असुरक्षा का माहौल हमेशा रहता था, उससे कहीं न कहीं आज बाहर आया है यूपी। दंगा जो है, ये जो चल रहा है मतदान, रमनीश जी आपके पास आएंगे। रमनीश जी, ये जो इलाका है जो 61 सीटों पर मतदान हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि इस इलाके में
बीएसपी की भी भूमिका आप उसको नजरअंदाज नहीं कर, बीएसपी भी काफी यहाँ पे अच्छे तरीके से लड़ रही है और इस बात को लेकर तो अमित शाह ने भी कर दिया कि भाई बीएसपी को यहाँ पे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसकी तरफ से फिर मायावती जी की तरफ से भी स्वागत भी किया गया कि भाई आपका बड़प्पन है। तो इस बार बीजेपी भी मान रही है कि इस इलाके में कम से कम बीएसपी को हल्के में नहीं ले सकते। तो बीएसपी, एसपी और बीजेपी और कांग्रेस, इनको आप कहां देख पा रहे हैं, क्या समीकरण बन रहा है? बीएसपी का वोट परसेंटेज देखा जाए अंजनी जी, पिछले बार भी सपा से ज्यादा था। सपा का बीएसपी का वोट परसेंटेज देखा जाए तो 20% के आसपास था और 19 जो है सपा का था। कांग्रेस जहां है, कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी एकमात्र महिला है जो अपने काफी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि यूपी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सीट आ जाए, लेकिन 7 सीट पिछले बार उनको आया था, वो भी 7 के साथ जितने विधायक थे वो भी छिटक करके बाहर चले गए। लेकिन आप सिर्फ यूपी में आप कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और दूसरे राज्यों में आप देखिए कि महिलाओं को उतनी हिस्सेदारी आपने नहीं दी। तो ये जो लोग हैं ये भी देख रहे हैं, यूपी की जनता ये भी जानना चाहेगा रमेश जी, इस बार जो उनका जो 2 बड़े दुर्ग थे यूपी में, अमेठी वो तो ढह गया, रायबरेली है, रायबरेली की टक्कर है और हमने देखा कि राहुल गांधी, एक चीज देखिए इसका आकलन करना बहुत जरूरी है और हम लोग चुनाव के बाद भी इसका आकलन करेंगे, बैठेंगे साथ में। राहुल गांधी इस बार उस भूमिका में नहीं नजर आए जितना उनको होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने अमेठी और रायबरेली में ही चुनाव प्रचार किया, बाकी जगहों पर वो नहीं दिखे। प्रियंका गांधी आगे रही। क्या ये माना जाए कि उनकी इमेज बनाई जा रही है कि नहीं? उनको पता है कि यूपी में कुछ खास होना नहीं, इसलिए राहुल को बैक में रखो, प्रियंका को आगे करो, क्योंकि अगर फिर 5-10 सीट आएगी तो लोग राहुल पर हमलावर हो जाएंगे 2024 को देखते हुए, क्योंकि 24 को लेकर राहुल की एक इमेज बनाई जा रही है। देखिए अंजलि जी, काफी दुर्भाग्य है कांग्रेस के लिए, मैं कहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से, देखिए आप दिल्ली का रास्ता यदि तय करेंगे तो सबसे पहले लखनऊ से होकर के ही आपको जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश होकर के ही आप जाएंगे। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस का नेतृत्व को देखिए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बैकफुट पे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? कि इनके बयान जो आप देखिए ना कि आप विकास की बात करने जाते हैं राजस्थान में, आप हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, तो कब क्या कहना है और किस बात से जनता के ऊपर चोट करना है ताकि हमें लाभ मिल सके, ये राहुल गांधी की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना खामियां देखी जाती है। आज आप यहाँ पे आप यूपी की बात करें तो यूपी में एक अकेली, जैसा कि मैंने कहा कि प्रियंका गांधी एक पूरा जोड़ आजमाइश किए हुए, लेकिन बाकी के जो नेता हैं वो पीछे हैं। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस भी यहाँ पे पीछे जा रही है। जब फिर दूसरे पार्टियों की बात करें, सपा की, समाजवादी पार्टी की बहुत मुझे याद आता है कि कोरोना काल में जब आम जनता करा रही थी उसमें आपने क्यों नहीं निकले? आप देखिए यही तो चुनाव है रमनीश जी, यही तो चुनाव है, जनता भूल जाती है। और आप देखिए बीजेपी को जो कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी दे रही है। सब साथी, आज आपको आम जनता की जरूरत पड़ी तो आप उससे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस समय आप मलहम लगाने के लिए क्यों नहीं गए थे? यही तो सर दुर्भाग्य, हमारी जनता लास्ट के जो 1 महीने या 10 दिन का मामला होता है उसी को याद रखती है, पुराना भूल जाती है। और अभी आप देखिए बीजेपी को जो कड़ी टक्कर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से वो याद करेगी आम जनता। जब जनता भूखों से मर रही थी तो उस समय बीजेपी की सरकार, योगी सरकार, उसको अनाज पहुंचा रहा था, तो आम जनता को वो भी याद है। उसके बाद आज जनता गंगा में तैरती लाशों को भी तो नहीं भूलेगी, विपक्ष जो कह रहा है। इस बात को हम मानते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूल पाएंगे कि आजादी से लेकर के आज तक आएंगे। विवेक के पास चलते हैं, विनय कटियार बड़े नेता है, विनय कटियार से विवेक जी बात करो, सीधे ले चलते उनके पास। वो अगर माफ करते हैं तो माफ है। वो कह के गए हैं कि 10 अवतार जो हैं भगवान विष्णु के, उनका मंदिर हम बनवाएंगे, हम परशुराम जी का भी मंदिर बनवाएंगे, अयोध्या में बहुत तेजी से मंदिर बनवाने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा देंगे। इन सब बातों को जो अयोध्या को लेकर आज वो कह रहे हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, इस तरह की बात कभी नहीं आई। कुछ बदलाव आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सोच में है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। अब उनकी मजबूरी है, काम यहाँ चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण है, तो क्या करेंगे? अब तो नहीं कह सकते हैं कि रुकवा देंगे, अब तो ताकत है नहीं रुकवाने की। तो काम वहाँ पर हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो चलेगा, अनवरत चलेगा जब तक मंदिर भव्य दिव्य नहीं बन जाता। पत्थर की गढ़ाई चलेगी, तराशना हो रहा है, तो वो सब काम हो रहा है।
विनीत जी, जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं अयोध्या विधानसभा के, उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत लोगों के बीच में नहीं जाते, उनसे तमाम तरह की शिकायतें हैं। क्या इसका कोई असर, कोई प्रभाव अयोध्या की जनता पर है? क्योंकि अयोध्या एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग रहा है और राम मंदिर को लेकर के जो आंदोलन चलाया 1991 से एक बार शायद बीजेपी यहाँ पर हारी है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ बीजेपी लड़ रही है, प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई नाराजगी की बात आप तक भी आई है जो वर्तमान विधायक है? कोई नाराजगी नहीं आई। अब थोड़ा बहुत तो जो विधायक सीटिंग रहता है तो उसमें चलता रहता है, लेकिन अनवरत घूम रहे हैं, चल रहे हैं, अब बीच में नहीं गए हैं, ये बात कहना तो ठीक नहीं होगा। एक मुद्दा और है विनय जी, यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दा है, जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो चौड़ीकरण सड़क का हो रहा है, उसको लेकर के व्यापारियों की बड़ी नाराजगी कि कहाँ जाएंगे, इतने साल से वो परिवार को पाल पोस रहे हैं, किराए पर ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं जो हनुमानगढ़ी और राजा साहब की ज़मीनें हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय यहाँ के स्थानीय स्तर पर हम लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, चौड़ीकरण तो होनी है, आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि जब शनिवार रविवार का दिन आता है, हनुमान जी का दिन आता है, तो पूरी सड़क जाम हो जाती है, पैदल निकलना कठिन हो जाता है। तो कुछ तो रास्ता बनाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि जिनकी दुकानें जाएंगी उनको दुकान देना पड़ेगी, उनको बेरोजगार नहीं करना पड़ेगा, उनको पीछे से, आगे से अगर टूटेगी तो पीछे उनको दुकानें देना पड़ेगी ताकि वो आगे आ सके, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन उनको बेरोजगार कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। अंतिम प्रश्न, गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने के पहले जब तक योगी जी का नाम नहीं घोषित किया गया था, इस बात की बहुत चर्चा थी कि संभवतः अयोध्या विधानसभा से वो प्रत्याशी होंगे। क्या लग रहा है कि वो प्रत्याशी होते तो एक दूसरे तरह का माहौल होता और अयोध्या के लिए भी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते यहाँ से तो अच्छा ही था, हमने तो उनका स्वागत किया था कि आएं और लड़ें चुनाव यहाँ से, लेकिन वो अपना गोरखपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं तो स्वाभाविक है वो गोरखपुर को भी पसंद किया है। उनके महाराज जी, उनके बड़े महाराज जी सब चुनाव गोरखपुर से ही लड़ते रहे हैं, वो तो राजनीतिक पीठ है। तो अयोध्या से लड़ने से कोई आपको? विनय कटियार, बीजेपी के कद्दावर नेता, अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर जो आंदोलन चला था उसमें प्रमुख चेहरों में से एक थे और उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी ने और वो आश्वस्त हैं कि जो 5 बीजेपी के विधायक हैं उनसे हो सकता है नाराजगी है, लेकिन सरकार के कामकाज को देखते हुए हम जनता वोट कर रही है। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 12 जिलों में हमारे 12 संवाददाता, नीरज मिश्रा प्रयागराज से हैं, सिराथू से रागनी है, प्रतापगढ़ से शेखर हैं, अयोध्या से विवेक तिवारी हैं, अमेठी से लोकेश है, प्रवीण है हमारे साथ, गोंडा से, और अयोध्या से हमारे साथ सतप्रकाश भी हैं, अक्षय कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं बहराइच से, कौशाम्बी से आप देखिए हमारे साथ जिया रिजवी हैं, दिनेश सिंह प्रयागराज से हैं, श्रावस्ती से हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश शुक्ला है और पवन कुमार हैं हमारे साथ प्रतापगढ़ से। तो देखिए हर जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक एक तस्वीर हमारे साथ पहुंचा रहे हैं। और नीरज के पास चलते हैं, प्रयागराज में है और प्रयागराज में भी लड़ाई इस बार बहुत तगड़ी है। नीरज, आप वहां पे हैं प्रयागराज में, और जिस तरीके से नीरज अभी मैं देख रहा था कि आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात कर रहे थे, आपने उनसे सवाल किया कि मौर्य जी इस बार कितनी सीट आएगी, तो कह रहे भाई 12 की 12 आ जाएगी, 13 का तो दावा तो हमने नहीं किया है। तो कितनी तगड़ी लड़ाई है और जहां पे आप है वहां पर क्या उत्साह दिख रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं शहरी इलाकों में थोड़ा सा लोग मतदान में अभी कम निकल रहे हैं। जी देखिए, प्रयागराज का जो मिजाज रहा है राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें तो प्रयागराज ने जिसको भी सबसे अधिक सीटें दी हैं वही उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज रहा है। ये प्रयागराज के जो वोटर्स हैं उनके लिए अगर कहा जाए कि वो जब भी खुल के या जम के मतदान करते हैं तो वो जिसकी झोली भरते हैं वो पूरी भर देते हैं, चाहे वो 2007 में बसपा की बात रही हो, चाहे 2012 में समाजवादी पार्टी की रही हो और 17 में भारतीय जनता पार्टी। यानी कि प्रयागराज में 12 सीटें हैं और 9 सीटें
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इन 9 सीटों के अलावा अगर 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, बसपा और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था। लेकिन इस बार का जो अगर मिजाज कहा जाए कुछ बदला सा भी नजर आ रहा है। कहीं पर त्रिकोणीय संघर्ष है, कहीं पर आमने सामने सपा और बीजेपी की टक्कर है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो ये धार्मिक नगरी है, जो आज चुनाव हो रहा है 61 सीटों पर, ये 61 सीटें न केवल भाजपा के लिए बेहद अहम है बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम है। और नीरज देखिए, जहां पे आप मौजूद हैं प्रयागराज में जिसको लेकर अखिलेश यादव काफी हमलावर रहे हैं, वो बोलते हैं बुलडोजर बाबा। और यही वो प्रयागराज है जहां पर शहर पश्चिमी में बुलडोजर चला था अतीक अहमद के ठिकाने पर। वहां पर आज आवास बन रहा है। वहां से ऋचा सिंह जो कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रही है, वो मैदान में है। तो बाबा बुलडोजर और एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी, यहां पर किस तरह की लड़ाई वहां भी देखी जा रही है। हालांकि बीएसपी को हम यहां पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, बीएसपी का भी अच्छा खासा दखल होता है, लेकिन ये जो इलाका है अतीक अहमद का जहां पर कभी दबदबा होता था, वहां से ऋचा जो है मैदान में है, ऋचा सिंह, और उनके सामने सिद्धार्थनाथ सिंह है जहां पर बुलडोजर चला था। जी देखिए, प्रयागराज में बुल और बुलडोजर दोनों की चर्चा लगातार होती रही है। खास तौर पर बुलडोजर की चर्चा शहरी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में बुल की चर्चा, यानी सांड की जो समस्या थी उसको लेकर चर्चा। लेकिन अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, जहां अतीक अहमद का कभी गढ़ हुआ करता था, वो अजय थे वहां पर। उसके बाद उनके भाई और फिर राजू पाल का जिस तरह से हत्या हुई, और उसके बाद आएंगे नीरज पीएल पुनिया साहब को सुनते हैं। मतदान करके बाहर निकले हैं और देखिए 5वें चरण का में बाराबंकी आता है और बाराबंकी आज चुनाव हो रहा है और सभी जगह जो पहले चरण से लेके और 7वें चरण तक मुद्दे लगभग स्थानीय मुद्दों को छोड़कर मुद्दे लगभग बराबर रहे। छुट्टे जानवर की समस्या बेहद गंभीर है और वो सब जगह है उत्तर प्रदेश में, एक कोने से लेकर दूसरे कोने में। बेरोजगारी है, गरीबी है, जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो काबू के बाहर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, लेकिन नज़रअंदाज करते हैं अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो गंभीर मुद्दे हैं। सर, आपके बेटे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से वो इस बार जीतेंगे, क्या रणनीति बनाई आपने? देखिए, बाराबंकी में जैतपुर विधानसभा से तनुज पुनिया जो मेरे बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जन जन तक संपर्क किया है, लोगों को एक 2 राउंड सभी ग्राम सभाओं में करीब सभी बूथ तक वो पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया है। तो जनसंपर्क जितना तनुज पुनिया ने किया है किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी ने पूरी अपनी फ्रंट लाइन के नेता को यहाँ उतार दिया। हर जिले में पीएम मोदी भी आए और उनके पूरे कैबिनेट के लोग आए। उन्होंने एक तरह से अपना युद्ध बना दिया, जबकि जो यूपी की है 403 सीटों पर लड़ाई हो रही है। तो कहीं न कहीं एक तरफ से पूरे बीजेपी के लोग यहाँ पे कैंपेनिंग किया। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो कमजोर है और वो बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी को उतारा है। प्रधानमंत्री भी आए हैं, गृह मंत्री भी आए हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी आए हैं। तो उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है किसी भी तरीके से और निर्णय ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर साफ किया जाए। कहीं न कहीं जो है योगी जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई है, जबकि वो विकास की बात नहीं करते हैं। इस पे आपका कहना है? देखिए, जब विकास में फेल हो गए, विकास नाम का कहीं चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, बेरोजगारी है, जो भर्तियाँ जो खाली वैकेंसीज है, रिक्तियां हैं, वो तक। पीएल पुनिया को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस के नेता, इनका यह कहना कि कांग्रेस अब वापसी करेगी, लेकिन 5वें चरण का रण मुकाबला बेहद दिलचस्प
वहीं अयोध्या में विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने मतदान किया, जहां उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, देखिए आप। शरद शर्मा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं और आज मतदान करके आए हैं। शरद जी, क्या चल रहा है अयोध्या में इस बार? अयोध्या राममय है और लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं। पहले ही आह्वान हम लोगों ने किया था कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मुझे लगता है कि जो भी मतदाता बंधु हैं वह अपने घरों से निकलकर पहले मतदान कर रहे हैं, फिर वापस जाकर अपना जलपान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक उत्साह है लोगों में और ये एक होम है, ये यज्ञ है। इसमें आहुति सबको डालनी चाहिए, सभी अपने घरों से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि इसका परसेंटेज जो है काफ़ी हो और एक संदेश जाए अयोध्या से कि हाँ, अयोध्या में भारी संख्या में मतदान हुआ है। शरद जी, विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व की निगाह अयोध्या की सीट पर रहती है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से चुनौती मिल रही है, जो मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर के कुछ शिकायतें हैं अयोध्या वासियों की। तो क्या ये शिकायतें, इनका कोई प्रभाव, कोई असर आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो मतदाता है वह राम भक्त है और वह राष्ट्रवाद और कमल को देख रहा है, अपनी सुरक्षा को देख रहा है, अपने विकास को देख रहा है। वह किसी दल के प्रत्याशी के रूप में नहीं देख रहा है। यहाँ पर साक्षात स्वयं भगवान राम लड़ रहे हैं चुनाव। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत अप्रत्याशित जो है निर्णय लेगी यहाँ की जनता और भारी मतों से जो है, जो कमल निशान लेकर चाहे जो प्रत्याशी अपने अपने मैदान में है वह जरूर विजयी होंगे। परसों यहाँ पर एक रोड शो हुआ। अखिलेश यादव जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो पहली बार अयोध्या आए। लोग, बहुत शिकायतें थी लोगों को कि वो नई अयोध्या नहीं आते, यहाँ झांकते नहीं हैं। वो आए, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, एक रोड शो भी उन्होंने अयोध्या के अंदर किया। क्या लग रहा है इससे कुछ परिवर्तन हो रहा है? इस रोड शो को, इस दौरे को, पहले दौरे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? कहा गया है कि पूज्य हनुमंत लला का दर्शन तब पूर्ण होता है जब राम लला का दर्शन किया जाता है। तो अखिलेश यादव जी ने उस समय दर्शन किया जब राम लला के कपाट बंद हो गए और उन्होंने दर्शन करने का कोई भी अपना जो है न निश्चय किया न निर्णय किया। तो मुझे लगता है कि यह अधूरी यात्रा है। अगर रामलला का दर्शन उन्होंने नहीं किया तो हनुमान जी की दर्शन का कोई औचित्य नहीं है और हनुमान जी मानने वाले भी नहीं हैं। पहले उनके स्वामी का दर्शन, अयोध्या में आने वाले जो भी लाखों राम भक्त हैं या जहाँ से भी आते हैं लोग, वह दर्शन पहले रामलला हनुमान जी का करते हैं, फिर रामलला का करते हैं और रामलला का करते हैं फिर हनुमान जी का करते हैं। तो अलग अलग उसका वो है। लेकिन अगर उन्होंने रामलला का दर्शन नहीं किया तो हनुमान जी कहाँ उनको आशीर्वाद देने वाले हैं। वो चुनाव प्रचार के सिलसिले में आए हुए थे, तो आप इसको आस्था के दृष्टि से देखते हैं या एक चुनावी दौरा था या चुनावी दर्शन था, क्या आपको लगता है? देखिए, तो आस्था अपनी जगह है और चुनावी दर्शन अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तब भी उनको रामलला का दर्शन करना ही चाहिए था। लेकिन चूंकि उनके पूर्वज या उनके पिता ने यहाँ पर गोलियां चलवाई, इसलिए उनको शर्म आ रही थी रामलला का दर्शन करने में। धन्यवाद। तो शरद शर्मा जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, इनका यह कहना है कि रामलला का दर्शन अयोध्या में आकर के अखिलेश यादव ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पिताजी ने 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई थी, इसलिए वो भगवान राम के सामने नहीं जा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। तो एक एक सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर जाकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी, अपडेट आपको देते रहेंगे। न्यूज इंडिया पर चुनाव को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है।